तो कल हम लोग बात कर रहे थे ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। सर हाँ सर कल जो बोलिए। मोशनल बताए थे सर, उसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? डायरेक्शन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एक लेफ्ट हैंड था, राइट हैंड है, आपको प्रिंटेड मिला है। और हम कैसे पता कर रहे थे? हम ये कह रहे थे कि आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा पॉजिटिव आवेश के मूवमेंट के डायरेक्शन। और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज तो मूव करता नहीं है, या पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के डायरेक्शन पता चल गई, वही करंट की डायरेक्शन होगी। क्लियर है? अलग से आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल जानने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैसे जानते हैं, यही पूछिए ना। यस सर। तो डायरेक्शन ऑफ यस इंड्यूस सर। करंट के लिए अलग रूल इन्होंने बना रखा है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। हमको मतलब किसी को भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से जो चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन आती है वही डायरेक्शन इंड्यूस करंट की होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन है, फ्लक्स वेरिएशन, वही इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लगा के देख लीजिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी। तो हम ये कह रहे थे कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आ गए। जो भी टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर हम बनाते हैं वो इन 3 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के हेल्प से बनाते हैं। 2 और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स बढ़ेंगे जिनको हम पीएन जंक्शन और ट्रांजिस्टर कहते हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो जो 3 कंपोनेंट बने हैं उन्हीं को हम लोगों को अगले उसमें जो है पढ़ना है। अगला जो चैप्टर है दैट इज एसी, इसी यूनिट का। तो हमने कहा था आपसे कि इलेक्ट्रोस्टैट में कैपेसिटर डिजाइन हुआ, आप वैल्यू सी, वोल्टेज वी, स्टोरिंग द चार्ज क्यू। तो आपके पास रिलेशन था V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, वोल्टेज अक्रॉस वाज द क्यू बाई सी। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक वायर लिया था, मेटेलिक कंडक्टर लिया था। मेटेलिक कंडक्टर में जो एटम्स हैं उनके साथ रनिंग इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन होता है, अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसको आप रेजिस्टेंस आर कहते हैं, इसके क्रॉस वोल्टेज वी है। एंड अगर आई करंट है तो आप वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस लेते हैं आई इंटू आर। और अगर इसी वायर को आप टर्न्ड कॉइल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एबल हो जाता है टू मेक अ मैग्नेटिक फील्ड। और इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड ये स्टोर करता है कि अगर अब आप चाहें कि इससे करंट को घटा बढ़ा ले तो ये करंट के घटने बढ़ने का अपोज करना शुरू कर देता है। इसको आप सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। और आपने मेजरमेंट के लिए डिफाइन कर रखा था एल, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर इसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दें तो वोल्टेज रीड करेगा VL। तो ये वोल्टेज थी माइनस एल di by dt. Di by dt is the current variation and L is the self-inductance. Then voltage across L will be the minus L di by dt. अब जितने भी इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, वो इन्हीं 3 को ऐड करके बनाए जाने हैं। इनको बोलते हैं एसी सर्किट्स। तो एक सी सर्किट हो जाएगा। सी सर्किट हम देखेंगे कि ये कई काम में यूज होगा। सबसे अच्छा काम तो स्टोरेज या बैकअप के लिए है या पावर बूस्ट करने के लिए है। सीरीज में इसको लगा देंगे तो थोड़ा सा ये चार्ज रख लेगा और डिमांड करेंगे तो वो चार्ज हमें वापस करेगा। तो मेन करंट के अलावा जो ये एक्स्ट्रा चार्ज वापस करेगा वो नेट करंट इन द सर्किट को बढ़ा देगा। जो फैन हम लोग सीलिंग फैन या टेबल फैन लेते हैं तो टेबल में तो नहीं दिखता है लेकिन सीलिंग फैन में आप देखिए ऊपर जो है एक व्हाइट कलर का कंडेंसर लगा होता है। वो कंडेंसर इसलिए लगा होता है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी स्विच ऑन करते हैं तो फैन की इनर्शिया उसको रोटेट करने से रोकती है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिलती है अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से फैन को कि वो एक प्रॉपर स्पीड गेन कर सके। तो इनिशियली उसको जस्ट मोशन में लाने के लिए हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर ऐड किया गया है। वो कैपेसिटर जो है अल्टरनेटिंग करंट जैसे ही जाती है वो कैपेसिटर चार्ज होकर तुरंत डिस्चार्ज होता है। मेन करंट तो थी और जब वो डिस्चार्ज होता है तो करंट डबल कर देता है, इनर्शिया ब्रेक हो जाती है, फैन का रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर हम फैन में से कंडेंसर निकाल लें
तो हम देखेंगे कि हमें हाथ से फैन की ब्लेड को रोटेट कराना पड़ेगा और अभी वो फैन स्पीड पकड़ लेगा। यही चीज वाटर मोटर में होता है। वाटर मोटर में भी आप देखेंगे बाहर जो है कंडेंसर लटक रहा होता है, उस कंडेंसर का काम होता है करंट को बढ़ा देना, वो चार्ज होकर डिस्चार्ज हो जाता है। तो अकॉर्डिंगली मेन करंट तो आ ही रही थी और डिस्चार्जिंग के टाइम पर जो उसने चार्ज किया था वो चार्ज वापस किया, तो इस प्रोसेस में करंट सर्किट में बढ़ गई। तो हम टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर इनसे बनाने वाले हैं। कितनी बार इनको पढ़ना पड़ेगा? इनको पढ़ना पड़ेगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। हम देखेंगे इनका काम एज अ पावर बूस्टर है। हम देखेंगे फिल्टर, ये करंट या वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को रोक सकते हैं। देखेंगे कैसे, तो इनको फिल्टर बनाने में यूज करते हैं, मेमोरी बनाने में यूज करते हैं, रेजिस्टेंस हीटर बनाने में यूज करते हैं और करंट लिमिटर या पोटेंशियोमीटर बनाने में यूज करते हैं। इंडक्टर, ये जो मेमोरी कार्ड आप बोलते हैं, वो मेमोरी कार्ड एक्चुअली में इंडक्टर होता है। करता क्या है, जो इंफॉर्मेशन है उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देता है और मैग्नेटिक फील्ड को हम स्टोर कर लेते हैं। आपके पास जो एटीएम कार्ड है या क्रेडिट या डेबिट कार्ड, उसमें जो चिप है वो एक्चुअली में आप देखिए ध्यान से, वो कॉपर की पॉलिश की गई है। वो कॉपर की जो पॉलिश है दैट इज इंडक्टर, वो स्पाइरल है। अलग बात है कि इतनी डेंस है कि आपको एक स्क्वायर ब्लॉक जैसा दिख रहा है। तो ये एक मेमोरी कार्ड की तरह काम करता है और साथ में ये करंट स्टेबलाइज करता है। करंट को, मेन करंट को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो इंड्यूस्ड करंट करके मेन करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। अब आपको सी पढ़ना होगा, आर पढ़ना होगा, एल पढ़ना होगा, एल आर पढ़ना होगा, एल सी पढ़ना होगा, आर सी पढ़ना होगा, सीरीज एलसीआर और पैरेलल एलसीआर। मतलब जितने भी ट्रांसमीटर, रिसीवर, मोबाइल, मॉडेम, ठीक है, टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर, ये मोस्टली इन्हीं तीन से मिलकर बने हैं। अलग बात है कि आज की डेट में हमारे पास दो और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट बढ़ेंगे। मॉडर्न फिजिक्स में जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां ये आएंगे, इनको बोलते हैं पीएन जंक्शन। ये है पीएन जंक्शन, मार्केट नाम इसका है डायोड। डायोड डुअल इलेक्ट्रोड। और एक है ट्रांजिस्टर जिसमें 3 लेग्स है, अकॉर्डिंगली ट्राई रेजिस्टर। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, पीएनपी, एनपीएन, ये आएगा ट्रांजिस्टर। मीन्स हमारे पास टोटल जो कंपोनेंट्स हैं टू मेक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो सिर्फ 5 ही है। इन्हीं 5 से हम सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाते हैं। ये तो बाद में पढ़ लेंगे, अभी हम लोग को ये 3 पढ़ना है, ठीक है। इनको हम बोलेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एसी सर्किट। हमें देखना है करंट कितनी, वोल्टेज कितना, फेज कितना। देखेंगे फेज क्या होता है, पावर कितना। उससे पहले हम लोग ये देखना होगा कि जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सीख लिया तो ये देखते हैं हाउ द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी जनरेटेड। वो डैम पर आपको बताए थे कैसे पानी को वो नीचे गिराते हैं और आर्मेचर क्वाइल पर पानी तेजी से गिरता है और आर्मेचर क्वाइल एबल है टू रोटेट, और जब वो रोटेट करती है तो उनके रोटेशन से, उनके ऊपर क्वाइल है और अगल बगल मैग्नेट्स हैं, तो जब उनके ऊपर पानी गिर रहा है तो वो रोटेट कर रही हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक तरह से डायनमो है ये, ठीक है। अब इनके रोटेशन से मैग्नेटिक फ्लक्स कट हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कट होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और ईएमएफ से करंट। इस तरीके से ये करंट जो हमें मिलेगी अभी वो हम देखेंगे टाइम के साथ घट बढ़ रही है। सिर्फ वैल्यू में घट बढ़ रही है, डायरेक्शन में भी चेंज हो रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैल्यू इंक्रीजिंग वैल्यू डिक्रीजिंग। ऐसी करंट जो टाइम के साथ फ्लक्चुएट होती है उनको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ऐसी करंट जो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की होती है उनको डीसी कहते हैं, डायरेक्ट करंट। जैसे सेल पर वोल्टमीटर लगाएंगे तो वो वोल्टमीटर एक फिक्स्ड रीडिंग देगा, लेकिन अल्टरनेटिंग पर लगाएंगे तो वो इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। तो ये फ्लक्चुएटिंग करंट जनरेट हो रही है, अकॉर्डिंगली इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो हम करंट जनरेट करते हैं वो टाइम का फंक्शन होती है। तो इसको हम यहाँ डिराइव कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ एसी। प्रोडक्शन ऑफ एसी में हम एक आर्मेचर कॉइल को रोटेट कराने वाले। कई मेथड है रोटेट कराने का, डैम पर है, या फिर हम पानी खौलाएं, वेपर बनाए और फिर वेपर प्रेशर को रिलीज कर दें ओवर द आर्मेचर कॉइल, तो वो आर्मेचर कॉइल रोटेट करने लगेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट भी 2 होता है, कोल पावर प्लांट एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट। भाई पानी गरमाना है तो या तो कोयला जला के पानी गरमाए और या तो न्यूक्लियस को जो है हम स्प्लिट करें। इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट होगा, हीट एनर्जी रिलीज होगी, उससे हम पानी को गरमाए। पानी जब गर्म हो जाएगा बड़े बड़े बॉयलर में तो उसको हम पाइप से, जो उसका वेपर है
उसको पाइप से हम रन करा के और काफी हाई प्रेशर से, जैसे वो प्रेशर कुकर में ऊपर नैरो नोजल होता है, उस नोजल से जब वेपर प्रेशर रिलीज होता है तो व्हिसिल आप देखते हैं वो उठ जाता है और एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो उसी वेपर प्रेशर को हम आर्मेचर कॉइल पर अगर स्ट्राइक कराएं तो इस केस में हमें आर्मेचर कॉइल का रोटेशन मिल जाता है। तो इस तरीके से हम थर्मल पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट या डैम से पानी गिरा के आर्मेचर कॉइल का रोटेशन श्योर करते हैं, और अगर रोटेशन श्योर हो जाए तो फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। तो यहां देखना होगा प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या कहता है? आपके पास एक आर्मेचर कॉइल है हैविंग मेनी टर्न, इसमें ढेर सारे टर्न हैं, ये देखिए इस तरीके से टर्न है। दिस, इसका एक टर्मिनल ये हो गया और एक टर्मिनल ये हो गया। दिस, इन टर्मिनल पर हमें आउटपुट मिलने वाला है। यहाँ एक वोल्टमीटर लगा दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा ईएमएफ या वोल्टेज कितना है। ये एक्सिस है जिस पर ये रोटेट होने वाला है, ऐसे और ऐसे, और इधर मैग्नेट्स लगे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है। एक्चुअली में ये डायनमो रहा होगा लोअर क्लास में। डायनमो में एक आर्मेचर कॉइल होती है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस आर्मेचर कॉइल को हम रोटेट कराते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स वेरिएशन से करंट इंड्यूस होती है। अब यहाँ यही चीज हम डैम से या थर्मो पावर प्लांट, कोल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट से यही काम कराने वाले हैं। ये जैसे ही रोटेट करेगा इससे फ्लक्स वेरिएशन शुरू होगा। इससे पहले कि फ्लक्स वेरिएशन आपको दिखाएं, इस पे हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं नॉर्मल टू द सरफेस, और आपको पता है ये सरफेस वेक्टर हो गया कैप ए, कैप ए। और अभी मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो हो जाएगा दिस इज बी। मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस वेक्टर के बीच जो एंगल है दिस इज थीटा। अगर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड एट एनी इंस्टेंट वी आर गोइंग टू मेजर इट्स रोटेशन, तो आपको पता है कि ओमेगा होता है डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो रोटेशन जो होगा वो वैल्यू हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। यानी अगर ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो आफ्टर टाइम टी ये जो आर्मेचर कॉइल है ये थीटा डिग्री से घूम जाएगा। दिस थीटा डिग्री इज टू बी रिटन एज ओमेगा टी। स्टेप 1, जैसे ही किसी स्टैंड पर हम आर्मेचर कॉइल को चेक करेंगे फ्लक्स लिंक्ड विथ इट आएगा बी ए कॉस थीटा, और थीटा वाज द ओमेगा टी, हमने जैसा वहां निकाला। तो फ्लक्स लिंक्ड एट एनी टाइम इज बी ए कॉस ओमेगा टी। नाउ फ्लक्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्योंकि इसको तो हम कंटिन्यूअसली रोटेट करा रहे हैं, इसका मतलब है डिफरेंशिएटिंग द पाई विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी फ्लक्स वेरिएशन हो जाएगा। तो कैलकुलेट कर लीजिए डी फाई बाई डी टी, बी रुक जाएगा, ए रुक जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन ओमेगा टी, और टी का मल्टीप्लायर ओमेगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, मीन्स माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, यानी ए क्रॉस सेक्शन की आर्मेचर कॉइल है, बी मैग्नेटिक फील्ड में है, एट थीटा पर है, टाइम के साथ उसका रिलेशन ये है। अगर वो रोटेट करे तो रोटेट करने में फ्लक्स वेरिएशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इस फ्लक्स वेरिएशन को उठा के ईएमएफ के इक्वेशन में रख दीजिए, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ था ईएमएफ इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बाई डेल टी। ठीक है, डेल फाई बाई डेल टी की जगह डी फाई बाई डी टी है, तो ये हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। नाउ ईएमएफ इज द ई, एन नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, और डी फाई बाई डी टी अभी आपने निकाला है माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। नाउ ठीक से लिख ले, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी द एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको पता है साइन ओमेगा टी +1 to -1 के बीच फ्लक्चुएट करेगा। इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, ये मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी टाइम के साथ ये घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा, प्लस माइनस जीरो, तो अकॉर्डिंगली ईएमएफ फ्लक्चुएट होगा। इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ द ईएमएफ, यानी आर्मेचर कॉइल के रोटेट करने पर मैक्सिमम ईएमएफ कितना डेवलप होगा, विल बी द एनबीए ओमेगा। इसको ई नॉट से डोनेट करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर आर ले लेते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर कॉइल, तो आर से डिवाइड कर दीजिए,
R से डिवाइड करेंगे तो EMF बाई R इक्वल टू E नॉट बाई R sin omega t. Now EMF upon resistance will be the current और ये हो जाएगा पीक वैल्यू ऑफ द करंट जो इंड्यूस हो सकती है फ्लक्स कट की वजह से। ये हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट, ये हो गया पीक वैल्यू ऑफ द करंट और ये हो गया साइन ओमेगा टी। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर हम साइन ओमेगा टी हटा लें जो भी वजह हो तो I इज द आई नॉट कांस्टेंट हो जाएगा, अभी डीसी हो गया, लेकिन साइन ओमेगा टी की वजह से आई की वैल्यू प्लस आई नॉट टू माइनस आई नॉट के बीच फ्लक्चुएट करेगी, क्योंकि साइन की वैल्यू +1 0 और -1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, हम लोग अभी देख लेंगे। और वैसे भी ये एसएचएम का इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, यानी ये 0 से बढ़ के आई नॉट जाएगा, आई नॉट से फिर 0 होगा, फिर 0 से माइनस आई नॉट होगा और माइनस आई नॉट से वापस 0 हो जाएगा। ये साइन ओमेगा टी में टी की डिफरेंट वैल्यू अगर रखना शुरू करें तो टी की डिफरेंट वैल्यू क्या है, एक कंप्लीट रोटेशन को मान लीजिए कैपिटल टी, तो जब हाफ ऑफ द रोटेशन होगा, सॉरी क्वार्टर रोटेशन होगा तो कैपिटल टी बाई 4, जब हाफ ऑफ द रोटेशन होगा तो कैपिटल टी बाई 2, जब 75% रोटेशन होगा तो 3t बाई 4 और 100% रोटेशन हो जाएगा तो कैपिटल टी, यही टी रखना है यहाँ पर। जब रखेंगे तो आपको करंट की वैल्यू मिल जाएगी, अभी रख के दिखाते हैं। उससे पहले अगर हम ईएमएफ की बात करें तो जैसे ही वोल्टमीटर आप लगाओगे, वोल्टमीटर पर ये ईएमएफ एज अ पोटेंशियल रीड होगा, मतलब ये जो ईएमएफ हम कह रहे हैं यही पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द आर्मेचर कॉइल। तो ई गोज टू वी और ई नॉट गोज टू वी नॉट, मीन्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जो वोल्टेज है आर्मेचर कॉइल के रोटेट करने से उसकी वैल्यू हो जाएगी वी नॉट साइन ओमेगा टी। मीन्स जब एक आर्मेचर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं तो फ्लक्स कट की वजह से उसके क्रॉस एक ईएमएफ डेवलप होता है, वो ईएमएफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, वोल्टेज में रेजिस्टेंस एडजस्ट कर दें वी बाई आर, या हम कह देते आई, हमें वी का इक्वेशन मिल गया, हम कहते करंट, तो आई इक्वल टू वी बाई आर लगा देते, में वी इज द वी नॉट साइन ओमेगा टी बाई आर। Now this is the peak value of the current जो जनरेट हो सकती है, मिल जाता है आपको आई नॉट साइन ओमेगा टी। यानी पावर स्टेशन पे जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ तीन चीजें आ गई, करंट है, वोल्टेज है, और करंट इंटू वोल्टेज को हम पावर कहते हैं। अगर हम करंट इंटू वोल्टेज को पावर कहते हैं तो पावर डिलीवर्ड हो जाएगा। अब ये तो क्लियर है कि एक आर्मेचर कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो जो करंट जनरेट होगी वो टाइम का फंक्शन होगी, इज टू बी रिटन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी। जो वोल्टेज आएगा विल बी द वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसको बोल रहा है अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज। यही सर्किट में फ्लो होंगे, इन्हीं का मेजरमेंट और इन्हीं से पावर डिटर्मिनेशन और फेज डिटर्मिनेशन सीखना है। देखेंगे पावर और फेज क्या है। अभी फिलहाल ये कि जब आर्मेचर कॉइल रोटेशन में इन्वॉल्व होगी तो उसके पूरे रोटेशन को अगर हम कैपिटल टी से डिनोट करें तो हम डिफरेंट रोटेशन पर जो भी करंट या वोल्टेज है आर्मेचर कॉइल में उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे टी इक्वल टू 0, जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द रोटेशन, टी बाई 4 1 क्वार्टर रोटेशन हैज बीन डन, टी बाई 2 50% रोटेशन हैज बीन डन, 3t by 4 75% rotation has been done, and 1t 100% rotation has been done. Now associate current और associate voltage, आपको पता है क्या करना है, t इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए, आपको करंट मिल जाएगा, t इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दीजिए, आपको वोल्टेज मिल जाएगा, t बाई 4 पुट कीजिए, जबकि ओमेगा 2 पाई बाई टी से खुलेगा। ओमेगा एक कंप्लीट सर्कुलेशन में 2 पाई का एंगल बनता है, एक कंप्लीट सर्कुलेशन का टाइम कैपिटल टी होता है, तो 2 पाई बाई टी से खोल दीजिएगा और टी की वैल्यू रखिएगा। जब रखेंगे तो एसएचएम वाला ही आएगा, 0 था बढ़ के मैक्स हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, अदर डायरेक्शन में मैक्स हो जाएगा। अदर का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, यानी करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है। जब 50% रोटेशन पूरा कर लेता है तो इसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब अगर एक टर्मिनल से करंट होते हुए आर्मेचर कॉइल से होते दूसरे टर्मिनल में निकल जा रही थी तो हाफ ऑफ द रोटेशन में फ्लक्स वेरिएशन का जो डायरेक्शन आएगा उससे करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, और देखेंगे कि अभी जो टर्मिनल करंट दे रहा था
अब उस टर्मिनल से करंट वापस आएगी और पहले टर्मिनल से होके निकल जाएगी। इसको बोलते हैं, जब ये एक रोटेशन पूरा कर लेता है तो इसको बोलते हैं 1 साइकिल ऑफ रोटेशन। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये भी वही है वोल्टेज का V नॉट 0 माइनस V नॉट 0। कैसा दिखेगा? एक ही ग्राफ पर आपको करंट, वोल्टेज और पावर ट्रेस करना होता है। इस पर टाइम ले लीजिए। करंट का एम्पलीट्यूड थोड़ा कम रखते हैं, माइनस आई नॉट, क्योंकि करंट 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर। और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड 220, 440, 750, 11,000 वोल्ट। तो वोल्टेज का एम्पलीट्यूड थोड़ा बड़ा रखते हैं, ठीक है। मतलब वोल्टेज की वैल्यू 100 के मल्टीप्लायर में चल रही है और करंट 1 के मल्टीप्लायर में। तो एक ही ग्राफ पर टाइम के साथ हम करंट, वोल्टेज और पावर तीनों दिखाते हैं। तो करंट में माइनस आई नॉट, प्लस आई नॉट, और इसी पर दिखाना है तो थोड़ा सा एम्पलीट्यूड बढ़ा लीजिए ताकि हम ग्राफ अलग अलग कर सकें, तो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। प्लस वी नॉट माइनस वी नॉट, अब पावर का एम्पलीट्यूड और ज्यादा ले लीजिए, पावर पी नॉट और पावर माइनस पी नॉट। ये हो गया, मतलब करंट, वोल्टेज, पावर एक ही पर। इस पर टाइम ले लीजिए, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू t/4, t/2, 3t/4 एंड 1t। t इक्वल टू 0 पर करंट 0 थी, t/4 पर मैक्स थी, t/2 पर 0 थी, 3t/4 पर डायरेक्शन बदल लिया करंट ने, पहले क्लॉकवाइज थी तो अभी एंटी क्लॉकवाइज हो गई और मैक्सिमम हो गई। एंड अगेन एक रोटेशन पूरा, करंट 0 हो गई। यानी करंट खींचेंगे तो करंट का वेरिएशन मिलेगा आपको डेस। वोल्टेज t इक्वल टू 0 पर वोल्टेज 0 है, t/4 पर मैक्स है, नेक्स्ट टाइम पर 0 है, 3t/4 पर डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और मैक्स हो गई, और नेक्स्ट टाइम पर 0 हो गई। ये आपको वोल्टेज मिल जाएगा। पावर, पावर कैसे मिलेगा? करंट इंटू वोल्टेज इज द मेजरमेंट ऑफ पावर। तो पावर के लिए आपको चाहिए करंट भी 0, वोल्टेज भी 0, तो 0 इंटू 0 0, करंट भी मैक्स, वोल्टेज भी मैक्स, इंटू करेंगे तो पावर हो जाएगा पी नॉट। करंट 0, वोल्टेज 0, पावर हो जाएगा 0। करंट भी नेगेटिव, वोल्टेज भी नेगेटिव, इंटू करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगा और मैक्स आएगा, क्योंकि करंट मैक्स, वोल्टेज मैक्स, दोनों नेगेटिव थे तो इंटू करेंगे तो यही वाला आ जाएगा, वापस प्लस में आ जाएगा पावर, ठीक है। डेस, और यहाँ करंट भी 0, वोल्टेज भी 0, तो पावर हो जाएगा 0। ये है पावर वेरिएशन ग्राफ। डेस, ये बता रहा है पावर, तो पावर फ्लक्चुएट कर रहा है, पावर बढ़ रहा है, पावर घट रहा है, पावर बढ़ रहा है, पावर घट रहा है। ऐसी क्वांटिटी जो घटती बढ़ती हैं उनकी मीन आर एवरेज वैल्यू निकालते हैं। अगर मीन आर एवरेज वैल्यू नहीं निकली, जैसे हम बोल रहे हैं 40 वाट का सीएफएल है, तो 40 वाट का सीएफएल है तो ये तो फ्लक्चुएट कर रहा है, ये तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, यानी पावर का एवरेज वैल्यू निकाला गया होगा कि ऑन एन एवरेज कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू देखेंगे, लेते हैं, क्यों लेते हैं ये भी हम एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि अगर एक आर्मेचर कॉइल को इन अ मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कराते हैं तो उस केस में फ्लक्स वेरिएशन से जो करंट और वोल्टेज डेवलप होती है वो टाइम का फंक्शन होती है। इस करंट और वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। यही पावर स्टेशन पर जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू आपके घर तक पहुंचा दी जा रही है और आप इससे टीवी, फ्रिज, कूलर, कंप्यूटर चला पा रहे हैं। हमने कहा कि इनका ग्राफिकल वेरिएशन क्या होगा। हमने ये कहा कि ये तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन जैसे पेंडुलम होता है, एक तरफ जाता है फिर लौट कर आता है, फिर दूसरी तरफ जाता है फिर लौट कर आता है, बिल्कुल वैसे ही अल्टरनेटिंग करंट टाइम के साथ फ्लक्चुएट होती हैं। जब आर्मेचर कॉइल एक रोटेशन पूरा करता है तो हाफ ऑफ द रोटेशन में करंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज रही होगी तो रेस्ट हाफ ऑफ द रोटेशन में करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि ये सॉल्व करने पर जो प्लस माइनस आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि हाफ ऑफ द रोटेशन में एक टर्मिनल करंट देता है एंड रेस्ट हाफ ऑफ द रोटेशन में दूसरे टर्मिनल से करंट बाहर आती है। पावर के लिए आपको कह रहे हैं कि करंट इंटू वोल्टेज करेंगे तो पावर मिल जाएगा। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ करंट और वोल्टेज तो टाइम के साथ घट बढ़ रहे हैं, तो ऐसी क्वांटिटी जो कांस्टेंट नहीं होती उसका मेजरमेंट भी हम नहीं कर सकते। मीन्स इस अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट हम नहीं कर सकते। आप ही सोचो, आपने गैल्वेनोमीटर बनाया था, कैसे बनाया था? आपने गैल्वेनोमीटर ऐसे बनाया था कि एक आर्मेचर कॉइल ली थी, मैंने मोबाइल उठाया हुआ है, इसके अगर हम एजेस पर ऐसे तार का टर्न बना करके और दो टर्मिनल क्रिएट कर दें और खींच के ऊपर और खींच के नीचे बांध दें, अब
उन दो टर्मिनल्स में, इसको इसके ऊपर हमने टर्म लगा करके एक टर्मिनल और दो टर्मिनल, अरे मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर की बात कर रहे हैं, और उसके बाद इसको ऐसे हमने सस्पेंड कर दिया ऐसे। अब आपको पता था एक टर्मिनल से करंट आएगी और आने के बाद जो है इससे होकर जब जाएगी तो ये फट से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ही सोचो ना, अल्टरनेटिंग करंट से जोड़ोगे तो पहले क्या होगा, ये मीन में था, जैसे ही करंट आएगी तो करंट कांस्टेंट वैल्यू की तो है नहीं, बढ़ रही है, तो ये धीरे 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 एक तरफ डिफ्लेक्ट होगा, फिर ये घटेगी, करंट घटेगी तो टार्क घटेगा, ये वापस धीरे 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 अपने जीरो पर आ जाएगा, फिर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यानी ये दूसरी तरफ आएगा, ठीक है, बढ़ के करंट मैक्स, डिफ्लेक्शन मैक्स, और फिर धीरे धीरे करंट जीरो हो जाएगी वापस। यानी ये तो सिंपल हार्मोनिक है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, या शायद वाइब्रेट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जब सॉल्व करते हैं तो आता है 50 हर्ट्ज। कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, मतलब एक सेकेंड में 50 रोटेशन कॉइल पूरा करती है, 50 रोटेशन ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो जब 50 रोटेशन पूरा करेगी और हर रोटेशन में आपको ये करंट मिलेगी, यानी एक आर्मेचर कॉइल का एक रोटेशन जब पूरा होता है तो एक रोटेशन में करंट ये मिलती है, इसमें दो बार करंट जीरो है, एक बार और दो बार, तो 50 साइकिल मिलेगी ऐसे ऐसे। यानी कि हम आर्मेचर कॉइल की अधिकतम स्पीड जो दे सकते हैं वो है 50 रोटेशन पर सेकेंड। तो अगर हम एक सेकेंड में 50 बार कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, पावर स्टेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां से जो अल्टरनेटिंग करंट बनकर आ रही है वो एक सेकेंड में 100 बार जीरो हो रही है। क्लियर है? 100 बार क्यों? एक साइकिल, इसको नहीं तो ओरिजिन है, एक साइकिल में एक जीरो और दो जीरो होता है, फिर अगली साइकिल में एक जीरो और दो जीरो होता है, यानी कि जब एक रोटेशन आर्मेचर कॉइल पूरा करती है तो एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक निगेटिव हाफ साइकिल बनती है, और ऐसा ऐसा 50 रोटेशन ये पूरा करता है इन अ सेकेंड, तब जाके हमें डेफिनिट पावर मिलता है करंट और वोल्टेज का। तो इसका मतलब है कि आर्मेचर कॉइल से जो करंट या वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट करती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब एक सेकेंड में 50 रोटेशन, 50 रोटेशन का मतलब 100 बार करंट जीरो होगी, 100 बार वोल्टेज जीरो होगी, और 50 बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। तो इसका मतलब है जब आप इसको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से जोड़ देंगे तो एक तरफ जाएगा लॉग कर मीन पर आएगा, दूसरी तरफ जाएगा लॉग कर मीन पर आएगा, लेकिन ये एक सेकंड में 50 बार ऐसा नहीं कर सकता, तो इट रिमेन्स स्टेबल, ये चुपचाप वहीं पड़ा रह जाएगा। यानी हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या लैब में अवेलेबल जो एमीटर वोल्टमीटर है, अगर उसको हम अल्टरनेटिंग करंट के मेजरमेंट के लिए यूज करने जाए तो अल्टरनेटिंग करंट का मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। रीजन ये है कि अल्टरनेटिंग करंट एक बार एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगी, फिर दूसरे डायरेक्शन में देगी, तो जो भी आर्मेचर, जो भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में कॉइल था वो ऑसिलेट करने लगेगा सिंपल हार्मोनिकली, लेकिन ये इतना फास्ट है कि ऑसिलेशन पॉसिबल नहीं होगा और आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर बीच में ही रुका हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब है कि हम इससे पहले कि डिवाइस पढ़ाने जाए, सबसे पहली दिक्कत तो ये फेस हो रही है कि अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज कैन नॉट बी मेजर्ड। हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज को मेजर नहीं कर पाए, तो हमें मेजरिंग टेक्निक डेवलप करनी होगी ना। तो मेजरिंग टेक्निक जब डेवलप करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी है, तो या तो एवरेज निकालते हैं या आरएमएस निकालते हैं। अब एवरेज और आरएमएस क्या है, आप जरा देखो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू इसका आएगा प्लस आई नॉट, नेगेटिव हाफ साइकिल में इसकी वैल्यू आएगी माइनस आई नॉट, और जब मीन निकालने जाएंगे तब तो जीरो आ जाएगा ना, प्लस और प्लस माइनस आई नॉट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मीन वैल्यू सर्वाइव ही नहीं करेगा, या तो फिर आधे साइकिल का निकाला है, यहाँ से यहाँ तक की मीन वैल्यू निकाले, हर इंस्टेंट पे चेक कर लें वैल्यू कितनी है, और नंबर ऑफ करंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर लें, तो या तो हाफ साइकिल का निकालना है, और अगर पूरे साइकिल का निकालने जाएंगे तो जितना ये प्लस वैल्यू शो करेगा उतना ही ये माइनस वैल्यू शो करेगा, अकॉर्डिंगली सर्वाइव नहीं करेगा। तो आपके सिलेबस में पहले मीन वैल्यू कैलकुलेशन है, तो मीन वैल्यू फुल साइकिल का नहीं आएगा, हाफ साइकिल का आएगा, हाफ साइकिल का निकालेंगे, बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डिवाइस जो बनाएंगे वो हाफ साइकिल नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा, वो पूरा साइकिल मेजर करेगा। तो हम देखेंगे कि हमें आरएमएस वैल्यू चाहिए। आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आपको पता है, रूट मीन स्क्वायर। अभी आप देख रहे हैं कि प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट का अगर आप मीन निकालने जा रहे हैं तो एक प्लस एक माइनस है, इस वजह से जीरो आ जा रहा है। कहा गया पहले स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर, तो ये हो गया स्क्वायर। फिर कहा गया मीन ले लीजिए, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए, क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर, दिस प्लस दिस बाई 2 आई नॉट स्क्वायर,
आपने मीन ले लिया, अब कहा गया रूट ले लीजिए, रूट आई नॉट स्क्वायर, क्या आ गया आई नॉट का मैग्नीट्यूड, यानी प्लस और माइनस की वजह से मीन नहीं निकला, लेकिन हम पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन निकालेंगे, फिर रूट ले लेंगे, तो हमें करंट की मैग्नीट्यूड पता चल जाएगी, उसके डायरेक्शन का इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। तो अल्टरनेटिंग करंट का दो वैल्यू निकलता है, मीन वैल्यू भी निकलता है और आरएमएस वैल्यू भी निकलता है। आरएमएस वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होता है इन कंपैरिजन टू मीन वैल्यू। तो सिलेबस में तो दोनों है, और हर एक साल पर आपको या तो मीन वैल्यू या आरएमएस वैल्यू 2 मार्क्स में कैलकुलेट करने को कहता है। तो हम लोग अभी सीख लेंगे कि आरएमएस वैल्यू या मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चीज क्लियर है कि फुल साइकिल का मीन वैल्यू नहीं निकलेगा, हाफ साइकिल का मीन वैल्यू निकालेंगे हम लोग, देखेंगे कैसे निकालेंगे। और आरएमएस वैल्यू पूरे साइकिल का आएगा, क्यों? क्योंकि पहले स्क्वायर करेंगे, फिर मीन लेंगे, फिर रूट लेंगे, तो सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ जो डिफिकल्टी आ रही है वो डिफिकल्टी ये है कि अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज आर फ्लक्चुएटिंग नेचर, अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग नेचर के होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग नेचर के होने की वजह से हम उनको गैल्वेनोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर पाते। तो हमें कुछ नई डिवाइसेस बनानी पड़ेंगी जिससे हम अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट कर पाए। तो हम ये कह रहे हैं कि नई डिवाइस बनाने से पहले हम मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं कि अगर इनको मेजर करें फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटीज को एज अ मीन वैल्यू, तो वो मीन वैल्यू एपरेटस कितना शो करेगा। अगर आरएमएस वैल्यू मेजर करने जा रहे हैं तो आरएमएस वैल्यू कैसे मेजर करेगा। उससे पहले जब हम आर्मेचर कॉइल को रोटेट करा के करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट शुरू किए, तो अभी तो फिलहाल थ्योरेटिकल डिस्कशन में ये आया, लेकिन एक दिक्कत है यहाँ पे, यानी फेज, कॉन्सेप्ट ऑफ फेज हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अल्टरनेटिंग करंट में आर्मेचर कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स के कट होने से करंट और वोल्टेज आई टाइम के साथ घट बढ़ रही थी, और यहाँ अगर हम जस्ट t=0 पर देखें तो हम देख रहे हैं कि करंट वो 0 हो जाएगी। रख के देख लीजिए, करंट भी 0 आएगी, वोल्टेज भी 0 आएगी, कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे चार्ज कैप्चर है, टर्मिनल उसका खोल दीजिए, नो करंट, लेकिन चूंकि देखिए मारेगा जर्क आपको, यानी कि देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये है कि कैप्चर की बात कर रहे हैं तो देयर इज नो करंट बट देयर इज वोल्टेज, तो ये इक्वेशन तो सर्वाइव ही नहीं करेगा, क्योंकि t=0 जैसे ही डिफाइन करेंगे दोनों 0 हो जाएगा। तो अगर हम वोल्टेज में प्लस माइनस पाई अरेंज कर लें, प्लस माइनस पाई, देखिए प्लस पाई अरेंज कर लें, मतलब वो पाई कितने वैल्यू का है और कहां से आ रहा है ये हम लोग ढूंढेंगे। लेकिन एक सिंपल हम बात कर रहे हैं कि जब अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज आती हैं, तो थ्योरी के हिसाब से तो बता रहा है कि करंट 0 होगा तो वोल्टेज 0 होगा, करंट मैक्स होगा तो वोल्टेज मैक्स होगा, करंट डायरेक्शन चेंज करेगा तो वोल्टेज डायरेक्शन चेंज करेगा, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। जब हम डिफरेंट सर्किट पर अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस का मेजरमेंट करते हैं तो देखते हैं करंट नहीं है लेकिन वोल्टेज है। अब जैसे एक सेल है तो सेल पूरा चार्ज कर दीजिए तो करंट थोड़ा ना है उसमें, टर्मिनल ओपन है तो करंट कहाँ होगी, लेकिन वोल्टेज तो है ना। आप एक वायर शॉर्ट करके देखिए, फट से वो रेड हॉट हो जाएगा, एक कैपेसिटर जोड़ करके देखिए, फट से चार्ज हो जाएगा। मतलब जब हम टीवी फ्रिज कूलर कंप्यूटर पर एमीटर वोल्टमीटर लेके मेजरमेंट करने जाएंगे तो हमें ये ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, करंट नहीं है वोल्टेज है। कभी कभी होगा करंट है वोल्टेज नहीं है, कभी ऐसा होगा करंट भी है और वोल्टेज भी है, कभी ऐसा होगा करंट डिक्रीज कर रही है, वोल्टेज इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या, मतलब दोनों साथ साथ घट बढ़, मतलब दोनों एक वैल्यू से घट या एक वैल्यू से बढ़ नहीं रहे हैं, दोनों बढ़ेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। एक लीडिंग में जा सकता है, एक लैगिंग में जा सकता है। ऐसे समझिए कि दो लोग टहलने निकले तो क्या गारंटी है कि एक साथ बरोबर चलेंगे? हो सकता है कभी एक आगे निकल जाए फिर रुक जाए तो दूसरा दौड़ते हुए आगे निकल जाए, कभी दोनों साथ हो, लीडिंग लैगिंग विथ रिस्पेक्ट टू वन। यानी कि जब हम डिफरेंट एसी सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन से मेजरमेंट नहीं हो पाता। इस इक्वेशन में हमें प्लस माइनस पाई अरेंज करना पड़ेगा। जैसे ये अगर है तब तो ये सही है, लेकिन अगर ये है तो आई का इक्वेशन हमें लेना चाहिए था आई नॉट साइन ओमेगा टी, अब वोल्टेज का इक्वेशन लेना चाहिए वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अगर ये है तो वी का इक्वेशन लेना चाहिए वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का इक्वेशन लेना चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अगर ये वाला है तो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई वन, वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई टू, वेयर पाई वन एंड पाई टू आर द फेजेस, जिससे पता चलेगा कि दोनों की वैल्यू में क्या डिफरेंस है एट अ टाइम। करंट नेगेटिव है, वोल्टेज पॉजिटिव है, नेगेटिव आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई
और v को लिखना चाहिए v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब रही बात ये कि ये तो डिस्कशन से हम प्लस माइनस पाई बाहर से अरेंज कर ले रहे हैं, ये एसएचएम से ही तो मैच कर रहा है। जब मीन से मेजरमेंट करते थे तो होता था 1 साइन ओमेगा टी, जब एंड से मेजरमेंट करते थे तो होता था a कॉस ओमेगा टी, और समवेयर से मेजरमेंट करते थे तो होता था a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस पाई। तो यहाँ क्या मतलब है, यहाँ मतलब है किसी इंस्टेंट पर करंट और वोल्टेज की वैल्यू चेक करने जाएंगे तो उनके वैल्यू में कुछ डिफरेंस आएगा, एक बढ़ रही होगी तो एक घट रही होगी, एक होगी एक नहीं होगी। तो हम कहते हैं देयर इज फेज बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो फिलहाल हम तो बाहर से अरेंज कर ले रहे हैं, और जब हम डिफरेंट एसी सर्किट डिस्कस करेंगे तो दिखाएंगे कि वो फेज आएगा, हम फेज नहीं लेके चलेंगे, लेकिन जैसे उस सर्किट पर मेजरमेंट शुरू करेंगे अपने आप या तो प्लस पाई आ जाएगा या माइनस पाई आ जाएगा। प्लस का मतलब होता है बढ़ रहा है, माइनस का मतलब होता है घट रहा है, और अगर नहीं आया फेज तो मतलब जीरो, जीरो का मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ घट रहे हैं, एक साथ डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यानी फेज क्या है, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेजेस को जब डिफरेंट डिवाइसेस पर मेजर करते हैं तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू में जो वेरिएशन ऑब्जर्व होता है दैट इज कॉल्ड अ फेज। फेज का मतलब होता है इंस्टैंटेनियस वैल्यूज में डिफरेंस। मीन्स इनिशियली जब हम करंट वोल्टेज को मेजर करेंगे तो देखेंगे कि दोनों जीरो नहीं है, दोनों एक साथ नहीं बढ़ रही हैं, दोनों एक साथ नहीं घट रही हैं, कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है। तो इसके लिए हम कहते हैं कि एडजस्ट प्लस माइनस पाई आइदर इन आई आर इन वी। और जब हम सर्किट डिजाइनिंग में जाएंगे तो वहां हमें अपने आप दिख जाएगा कि किसमें प्लस आना चाहिए किसमें माइनस आना चाहिए, करंट में फाई अरेंज करना है कि वोल्टेज में फाई अरेंज करना है। तो यहाँ हमें मिलेगा, अगर से हम ये वाला लिखना चाहते हैं तो हमें आई में तो ठीक है टी इक्वल टू जीरो पर जीरो दे रहा है, और ये वाला टी इक्वल टू जीरो पर जीरो नहीं है, तो इसका इक्वेशन होना चाहिए वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। यानी ये जिस सर्किट का मेजरमेंट होगा उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में पाई फेज होगा, और वोल्टेज है यानी लीडिंग, यानी वोल्टेज लीडिंग शो कर रहा है, और ये आप लिख पाएंगे वी, और आई को आप लिखो एक में अरेंज कर लेते हैं तो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बड़ी सीधी सी बात है, अगर अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज का मेजरमेंट हम ओवर द इक्विपमेंट करने जा रहे हैं तो हम कहते हैं कि करंट और वोल्टेज का इक्वेशन इस तरह का लिखना चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस माइनस पाई। ये ठीक है, कोई एक एक्सेप्ट कर, नहीं बताया जाएगा कोई एक एक्सेप्ट कर लेंगे, ढूंढ लेंगे सर्किट पर। हमें सर्किट अगर बता दी जाए आर है, एल है, सी है, एल आर है, सी आर है, एल सी आर है, तो हम लोग ढूंढ लेंगे। हम का मतलब आपसे है कि जब आप फेज का मेजरमेंट करने जाएंगे उसके लिए फेजर डायग्राम सिखाना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ये फाई हम जो बाहर से अरेंज कर रहे हैं आपको बाहर से अरेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेक्चर खत्म होने वाला है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट डे में देखेंगे। नेक्स्ट डे मतलब संडे से। इसमें कुछ लोग बाद में ज्वाइन किए हैं जिनका रे ऑप्टिक्स छूटा हुआ है, तो एक दो दिन में हम टाइम डिसाइड कर देंगे, वीक में एक दिन हम एक्स्ट्रा दे देंगे ऑनलाइन। अगर ऑफलाइन अवेलेबल हो सकते हैं तो सेंटर पर हम मिल जाएंगे आपको। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को हम सेंटर पे बैठ रहे हैं 4:30 बजे से 8:30 बजे तक शाम में। तो डाउट क्लियरेंस के लिए आप कॉल करके आ सकते हैं, या पीछे का कुछ छूटा है तो आप वो पढ़ने भी आ सकते हैं। अदरवाइज ऑनलाइन में अगर नहीं आना है तो ऑनलाइन में हम एक दिन अरेंज कर दे रहे हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हम रे ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन दे देंगे। ठीक है, ओके। सर नोट्स वही प्रिंट नहीं कर पाए, हमको टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं करेक्शन करवा दिए हैं उसको। अरे सर मोबाइल से पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा है। तो हम समझ रहे हैं क्योंकि हमारी आँख खुद चली गई, 440 वोल्ट का चश्मा लगा हुआ है हमको भी। अब वो हाँ, तो अब तो दिक्कत हो रही, हम कोशिश करेंगे एक दो दिन में प्रिंट कर ले तो बुला लेंगे हम प्रिंट करके। ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।